राजस्थान आर्थिक समीक्षा के इस पार्ट में मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के दूसरे चैप्टर कृषि व संबद्ध क्षेत्र उस पर चर्चा करेंगे। किस तरीके से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक रिपीट करना चाहूँगा और रिपीट ये है कि सारी आर्थिक समीक्षा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी बताया जा रहा है उसे आप बखूबी करें और 15 से 20 बार इसे आप याद कर लें, रिवाइज कर लें, तो ये आपके पूरे रच बस जाना चाहिए। मान के चलिए इसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको इन मोतियों में से वो मोती वहाँ पर मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। सारी आर्थिक समीक्षा पढ़कर अपने दिमाग में तरह तरह की चीज़ें शामिल करके यदि आप मूल बातों को भूल गए तो आप मान के चलिए सफलता प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी दिशा में आपको जो भी ये लेक्चर दिए जा रहे हैं इनको आप ध्यान से सुने और नोट करते जाएं और रिपीट करते जाएं। तो आर्थिक समीक्षा का मैं पार्ट स्टार्ट करूंगा, लेकिन इससे पहले एक सूचना है वो देना चाहूंगा। ये हमारे नए बैचेज से संबंधित है। आइए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देता। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा ऑफलाइन बैच की। हमारा जो ऑफलाइन बैच है मेस नगर में है, 80 फीट रोड पर पिंगोलिया हॉस्पिटल के सामने है, आप जानते हो। और यदि आप नहीं जानते हो तो ये हमारे 2 नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। एक है 9783929576, एक 9950061573। यहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरीके की आपको जानकारी लेनी हो यहां पर आपको मिल जाएगी। तो मंडे 30 मई 2022 से हम ये बैच प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें से 2 बैच जनरल साइंस के हैं। बायोलॉजी से स्टार्ट होगा, पूर्ण रूप से नया बैच है ये। 10 से 11 जनरल साइंस है और 4 से 5 जनरल साइंस है, मतलब सुबह और शाम के 2 बैच हैं। और शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक हम राजस्थान जीके का एक नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं, जो ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा और आगे जैसे आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक सर्वे है। इन सबको हम लेके चलेंगे एक सिस्टमेटिक रूप से। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, आप जानते हो राजस्थान जीके का अपना एक महत्व है। इसे सिस्टमेटिक और अपडेटेड रूप में आपको करवाया जाएगा। ये ऑफलाइन बैच है और डेमो का कोई प्रावधान नहीं है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जानते हो डिजिटल के इस युग में डेमो एक बेमानी होता है। हमारे YouTube पर कई वीडियोस है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हो। अब मैं बात करने जा रहा हूं ऑनलाइन बैच की। ऑनलाइन बैच सेम यही है जैसे राजस्थान जीके का और जनरल साइंस का, लेकिन यहां हमने थोड़ा सा नया किया है। राजस्थान जीके और जनरल साइंस को एक कंबाइंड पैक के रूप में भी दिया है। यह आपको हमारी ऐप पर मिलेगा, मैं बता दूंगा ऐप कैसे डाउनलोड करनी है। रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, ध्यान रखें, लाइव क्लासेस नहीं है, क्योंकि जीके में लाइव क्लासेस की आवश्यकता होती भी नहीं है। मैथ और इंग्लिश में तो फिर भी आवश्यकता पड़ती है, बेसिकली मैथ में ज़्यादा पड़ती है, जीके में कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको यदि कोई कमी महसूस होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कॉल कर सकते हो, आपको उसी समय उसका जवाब दे दिया जाएगा। ये भी मंडे से 30 मई 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन इस संबंध में हमने एक छोटी सी छूट दी है। हालांकि कोई ऑफर नहीं निकालेंगे, ना आज निकाला है ना कल, लेकिन एक छोटी सी छूट दी है। वो ये है कि 30 मई 2022 से पहले यदि कोई ज्वाइन करता है, ये आपके ऐप में हमने अपलोड कर दिए हैं, लेकिन जो वीडियोस है वो आपको 30 मई से ही मिलेंगे। यदि 30 मई से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको 1000 रुपए की छूट मिलेगी। ये आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हो। अब ये जो ऑनलाइन कोर्सेज है ये कहाँ मिलेंगे? ये हमारी ऐप पर मिलेंगे। और ये जो ऐप है
ये प्ले स्टोर पर जाकर आप राकेश मेहरा जीके क्लासेस के नाम से सर्च करें, ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आप स्टोर में जाएं और स्टोर में जाकर आप ये तीनों कोर्स देख सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। 30 मई से पहले यदि आप ज्वाइन करते हो तो 1000 रुपये की छूट है, उसके बाद इंक्रीज हो जाएंगे और कोई ऑफर नहीं है, ना अब है ना बाद में है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वही बच्चे ज्वाइन करें जो कंटेंट को महत्व देते हैं, अन्यथा वो अपनी अन्य जो रिक्वायरमेंट है वो अन्य कहीं देख सकते हैं, स्वतंत्र है वो। और इसके अलावा यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप इन 2 नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्लियर हुई सारी बात? मैं मान के चलता हूं आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। और ये ऐप है हमारी, इसे आप डाउनलोड कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आर्थिक समीक्षा का वो बेहतरीन पार्ट जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। कृषि व संबद्ध क्षेत्र, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। इसके कहने का मतलब है कृषि एक वाइड एरिया है और उससे आसपास कौन कौन से क्षेत्र इससे जुड़े होते हैं। जैसे जनरली हम पशुपालन के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फसल क्षेत्र होता है, पशुधन क्षेत्र होता है, वानिकी क्षेत्र भी इसी के साथ आता है और मत्स्य क्षेत्र, मछली क्षेत्र भी इसी के तहत आता है। तो कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में हम 4 क्षेत्रों को लेकर चलते हैं: फसल क्षेत्र, पशुधन क्षेत्र, वानिकी क्षेत्र और मत्स्य क्षेत्र। और आपकी जो आर्थिक समीक्षा है वो भी इन 3 क्षेत्रों की ही बात करती है। हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र को शामिल किया जाता है और किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि इसके आने की संभावनाएं थोड़ी कम ही होती है, लेकिन एक बार आप ध्यान रखें, इससे आपको क्या सिस्टमेटिक पढ़ने में मदद मिलती है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए देखते हैं ये क्षेत्र क्या कहते हैं। अर्थव्यवस्था में योगदान, इकोनॉमी में इनका क्या योगदान है, इस योगदान को एक शब्द के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। ये है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, GSVA। वास्तव में ये GSVA है। आप कह सकते हो ग्रोस मतलब सकल, स्टेट राज्य, वैल्यू मूल्य, एडेड वर्धन, मूल्य वर्धन, मूल्य वर्धन कह दीजिए, मूल्य संवर्धन कह दीजिए। इससे पीछे के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, तो उसकी जानकारी आप वहां से ले। यहां मैं डायरेक्ट आपको यही बता रहा हूं कि यह इन क्षेत्रों का GSVA है। अब मूल्यवर्धन क्या है, इसको वहां पर जाकर आप पढ़ें। जो नए हैं वो पुराने हैं वो समझ गए होंगे कि मूल्यवर्धन क्या होता है। मैं ये बताने जा रहा हूं कि इन क्षेत्रों में मूल्यवर्धन कितना रहा, और स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर या चालू मूल्यों पर आप कह सकते हो। एक तो स्थिर मूल्य होते हैं, एक चालू मूल्य होते हैं, करंट प्राइस और स्टेबल प्राइस, इन पर लेके चलना पड़ता है। ये भी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। यदि हम स्थिर मूल्यों की बात करें तो हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 2011-12। और चालू मूल्यों की बात करें हाँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 2021-22। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अब यदि फसल की दृष्टि से कहें तो फसलों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहा, ठीक है। एक तो इस तरीके से फसल का अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्यों पर कितना योगदान रहा, चालू मूल्यों पर कितना योगदान रहा, या आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फसल के संबंध में, या ऐसे कह सकता है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार फसल के संदर्भ में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन कितना रहा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 12.61%। ये आपको ध्यान रखना है, 12.61%। और चालू मूल्यों पर कितना हो जाएगा, 13.89%। ये तो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फसल के लिए मोटे तौर पर यदि हम कहें
तो 12-13% ऐसे याद कर लीजिए। इसी तरीके से यदि हम पशुधन की बात करें तो दोनों के लिए मतलब स्थिर मूल्यों पर और चालू मूल्यों पर 13.34 और 13.98% है। तो यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार पशुधन के संबंध में सकल राज्य मूल्य वर्धन कितना रहा? हिंदी तो आप समझते हो ना इसका, मैं लिख देता हूं दोबारा। सकल राज्य मूल्य वर्धन, इसको संवर्धन भी बोल सकते हैं, ये हिंदी में है। ये कितना रहा? तो 13.34 और चालू मूल्य पर पूछ ले 13.98 है। इसी तरीके से वानिकी के संबंध में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। 2.79% स्थिर मूल्यों पर है और 2.25% ये आपके चालू मूल्यों पर है। आप देखिए मजेदार बात देखिए, 13-13 2-2 दोनों सेम है। और मछली के संबंध में मछली क्षेत्र या मत्स्य क्षेत्र की बात करें तो स्थिर मूल्यों और चालू मूल्यों दोनों पर एक ही परसेंटेज है, 0.11%। मुझे नहीं लगता कि इन आंकड़ों को याद करने में कोई आपकी ज्यादा परेशानी आ सकती है। सेम ही तो है, केवल फसल के क्षेत्र में 12-13 है, औरों में तो 13-13 2-2 और ये तो वैसे ही सेम है। हल्का फुल्का कुछ परसेंटेज का अंतर होता है, इनको आप थोड़ा सा नजरअंदाज भी कर सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना आप नजरअंदाज करोगे उतना एक्यूरेट ज्यादा याद रहेगा, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट याद करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। बस फसल के लिए 12%, ये 13%, ये 13-13 है, ये 2-2 है, ये 0.11% है। इनको आप ध्यान में रखें। तो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। नए क्वेश्चन इसी तरीके से आ रहे हैं। इसकी झलकियां आप अभी जो कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे उसमें देख भी चुके हो, तो एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं फसल उत्पादन से संबंधित बात करना चाहूंगा, और मैं यहाँ हमारे क्लास के स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन है उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जहां मैंने उनको कृषि करवाया था, जहां मैंने उनको कृषि चैप्टर करवाया था, याद कीजिए सारी जानकारी दी थी मैंने, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, फिर मैंने उसको पूरे राजस्थान के जिलों से जोड़ने का प्रयास किया था। उसमें आपको ये एक पॉइंट जोड़ने हैं, ये एक टेबल जो है आपको जोड़नी है। ये इंडिया लेवल के संबंध में राजस्थान को कनेक्ट किया गया है, बहुत ही बेहतरीन टेबल है। मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में शामिल करता हूं। एक तो हम पढ़ेंगे फसल, नॉर्मल बात आप समझ गए। स्थान, ठीक है, स्थान इंडिया लेवल पर है। आप ये भी कह सकते हो कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये भी आपको पता लग जाएगा। और ये इसको गौर से पढ़ें, राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान। अभी जो आपने पेपर देखे थे ऐसे ही तो आ रहे हैं क्वेश्चन। राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान, एक क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको मैं। तो यदि मैं बाजरे की बात करूं, अब बाजरे के बारे में आपको बखूबी बता चुका हूं। राजस्थान में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल किसका है? बाजरे का, पढ़ते हैं ना आपने। तो इसमें पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है यूपी, तीसरे नंबर पर है हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। राजस्थान, यूपी, हरियाणा। और राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान जो है ये 45.56% है। थोड़ा सा एक्यूरेट ध्यान रखें, क्योंकि बाजरे की दृष्टि से राजस्थान हमेशा टॉप पर रहता है, 45.56%। तो राजस्थान का देश के कुल बाजरा उत्पादन में, राजस्थान का देश के कुल बाजरा उत्पादन में योगदान कितना है, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। वो कितना हो जाएगा? 45.56%। अब बाजरे का तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाजरा राजस्थान के लिए आप एक तरीके से कह सकते हो कि गोल्ड का काम करता है, इतना आप समझते हो। राई व सरसों, इन दोनों को साथ में लिया गया है, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप जानते हो।
मैंने कृषि में बताया भी है। राई, सरसों, हालांकि देखने में दोनों एक जैसी सी लगती है। इसमें राजस्थान पहले नंबर पर है, हरियाणा दूसरे नंबर पर है, यूपी तीसरे नंबर पर है। तो 46.28%। सेम क्वेश्चन यही, राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में राई व सरसों का कितना योगदान है? 46.28%। 46.28%। दोनों का परसेंटेज देखिए, ये परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन अब ज्यादा के चक्कर में ऐसे नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर राई को भी तो शामिल कर लिया गया ना। अकेली सरसों कहते तो नहीं होता, राई को भी शामिल किया गया है। तो ये राई को शामिल करते हैं तो 46.28% होता है। ध्यान रखना क्वेश्चन को करते समय कि पूछ क्या रहा है वो। यदि राई को निकाल देंगे तो टॉप पर बाजरा रहेगा। समझ में आई ना बात सारी? एक बार आप इसे नोट करो। देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या कहता है। नेक्स्ट पेज जो बात कर रहा है ये तो आप समझ गए होंगे। फसल स्थान, राजस्थान का कुल उत्पादन में योगदान, देश के कुल उत्पादन में योगदान। तो पोषक अनाज, पोषक अनाज ये एक नया शब्द आया है, पोषक अनाज। इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। पोषक अनाज की दृष्टि से राजस्थान टॉप पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, और राजस्थान के कुल उत्पादन में इसका जो योगदान है 15.35% है। तो राजस्थान के कुल उत्पादन में पोषक अनाज का कितना भाग है, कितना योगदान है? क्या आंसर हो जाएगा? 15.35%। कुल तिलहन, कुल दलहन, इनको ध्यान से करना। तिलहन दलहन पहले पेज पर ही मैंने आपको करवाया था, ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चे ध्यान दें। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट हो गए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। 20.30% तिलहन के मामले, और दलहन के मामले में राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 19.41%। क्वेश्चन सेम वैसे ही। तो दलहन में राजस्थान पहले नंबर पर है, तिलहन में राजस्थान पहले नंबर पर है, पोषक अनाज में राजस्थान पहले नंबर पर है, और राई व सरसों में राजस्थान पहले नंबर पर है, बाजरे में पहले नंबर पर है। चना, राजस्थान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। ये 23.44%। तो राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में चने की दृष्टि से कितना योगदान है? 23.44%। मूंगफली में गुजरात पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, 16.04%। सोयाबीन, आप जानते हो मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब इसमें देखिए राजस्थान चने में पहले नंबर पर है। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, हालांकि मैंने जो बनने थे वो बता दिए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आधार पर राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? क्वेश्चन सभी फसलों के लिए ऐसे ही बनेंगे, लेकिन मैंने यहां ओवरऑल आपसे पूछा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आधार पर राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? चना, कुल तिलहन, राई व सरसों, बाजरा। तो आपको ये बताना है कि किसका योगदान सबसे ज्यादा है। एक आप ये लिस्ट तैयार करोगे, राजस्थान का पहला स्थान, राजस्थान का पहला स्थान किसमें है? जैसे अभी अपनों ने मैंने बताया ना, मैं हिंट दे देता हूं आपको, करना आपको है। जैसे सरसों, जैसे बाजरा, राई व सरसों, इनका पहला स्थान है, ठीक है ना। चना इसका पहला स्थान है। अब जो भी मैंने आपको बताए थे वो सब आप फुलफिल करोगे, ये आपका होमवर्क है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों आज मैंने
कुछ सूचनाएं दी आपको। इसके अलावा मैंने आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ आंकड़ों का जाल आपके सामने रखा है। इन आंकड़ों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे स्टूडेंट हो, इसको ध्यान से करोगे सिस्टमेटिक तरीके से तो कोई समस्या नहीं आएगी। किसी भी तरीके की घबराहट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेस्ट हो, अपने आप को पहचानो, किसी प्रकार का कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको बता रहा हूं कम से कम इतना ही पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।